कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया जो खत्म होने वाली है फायर में खत्म होने वाली है। थीम ऑफ द स्टोरी है वर्ल्ड विल एंड इन 2 पॉसिबल वेज। पूरे पोएम में आपको बस 2 चीजें मिलती है, इसलिए इसको एक ग्लोबल वार्मिंग से भी सिंबलाइज किया गया है। दोनों की क्या वजह हो सकती है धरती तबाह होने की? ये जो है इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। Some say the world will end in fire, some say in ice. और सबसे मेन है सेकेंड है अनस्टॉपेबल हेटर। हेलो एंड वेलकम बैक टू DSL स्कूल टॉपर। आज हम लेके आए हैं द नेक्स्ट पोएम। जी हाँ, द नेक्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। तो ये वीडियो फायर एंड आइस के ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। बेसिकली आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि पोएम का नाम फायर एंड आइस क्यों रखा गया है एंड क्या डिटेलिंग की गई। ये फायर एंड आइस का जो कंपैरिजन किया गया है, बहुत ही कमाल का कंपैरिजन किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर ने। तो आइए जानते हैं पोएम को। तो बढ़ते हैं पोएम की तरफ। पहले पोएम को रीड कर लेते हैं। रीड करते करते एक एक लाइन का मैं आपको मीनिंग भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बहुत ही इजी पोएम है और बहुत ही इजी सिंपल वर्ड्स में भी दिए हुए हैं जो सबको समझ में आ जाएंगे। तो चालू करते हैं। पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइस, जो कि किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम का नाम फायर एंड आइस क्यों रखा है? फायर एंड आइस, फायर यानी कि आग, आइस मतलब बर्फ। क्यों? पोएम पढ़ के समझते हैं क्यों। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे पहला लाइन ही आपको दिख रहा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पे आपको कंपैरिजन बताया गया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया जो खत्म होने वाली है फायर में खत्म होने वाली है, या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है आइस में भी खत्म होने वाली है। मतलब आग में भी खत्म हो सकती है, बर्फ में भी खत्म हो सकती है। टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली गर्मी होगी, फायर होगा, तो उसमें भी दुनिया खत्म हो सकती है। या फिर टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा डाउन चला जाए, यानी कि एकदम कपकपाहट वाली ठंडी एकदम, ठीक है, तो बर्फ में भी दुनिया तबाह हो सकती है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड तबाह हो सकती है, धरती तबाह हो सकती है। वो आप जैसे चाहो वैसे रेफर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फायर एंड आइस का जो कंपैरिजन है वो आपको समझना है और जो डेप्थ में मीनिंग बताई है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है पोएट? From what I have tasted of desire, मतलब पोएट ऐसा बोलना चाहता है कि जहां तक मेरे अनुसार जो लोग फायर को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि जो लोग, जहां तक मैंने चखा है, जहां तक मुझे पता है डिजायर क्या है। डिजायर, ये फायर का एक कंपैरिजन बोल सकते हो। डिजायर यानी कि इच्छा। डिजायर यानी कि इच्छा, ठीक है। अब फायर बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है। एंगर को रिप्रेजेंट करता है, डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इच्छा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब अच्छी चीजों की तरफ वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉट ज्यादा अच्छा चीज है बट ठीक है। तो ये इच्छा के ऊपर भी, मतलब ये वो एक आग है ना। हम बहुत वो हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, तो कभी कभी उससे भी काम बिगड़ते हैं। हम होता है ना, हम कोई काम के लिए बहुत एक्साइटेड है, हम बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, ओवर एनर्जाइज्ड है, तो क्या होता है कि वो काम बिगड़ जाता है, थोड़ा खराब सा हो जाता है। तो इसलिए उससे भी दुनिया तबाह हो सकती है। ओके, फिर आ जाते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब ये डिजायर के साथ, मतलब पोएट बोल रहा है कि जहां तक मेरे अनुसार, मैंने जहां तक अपनी इच्छा को देखा है, अपनी इच्छा को जाना है, उसके अनुसार मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो लोग फायर के साइड में है। ठीक है, जो लोगों को लगता है कि फायर की वजह से दुनिया तबाह हो सकती है, वर्ल्ड खत्म हो सकता है। ओके, पोएट बोल रहा है कि मैं फायर के साइड में हूँ। जो लोग भी फायर का साइड ले रहे, जहां तक मैंने अपनी इच्छा को जाना है, अपनी इच्छा को पहचाना है, तो मैं उन लोग का साइड लूंगा जो लोग फायर को चूज कर रहे कि फायर की वजह से वर्ल्ड एंड हो सकता है। हम आगे बढ़ेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस,
लेकिन अगर मैं दूसरी बार देखूं, मतलब अगर दोनों मिला के देखूं, दोनों की क्या वजह हो सकती है धरती तबाह होने की, ठीक है। लेकिन बट इफ इट हैड टू पेरिश वॉइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ। अब यहाँ पे हेट जो आ रहा है वो आइस के लिए यूज किया जा रहा है, आइस यानी कि बर्फ। लेकिन यहाँ पे जैसे फायर को डिजायर में बताया गया है, फायर को डिजायर बताया गया है यानी कि इच्छा बताया गया है, यहाँ पे आइस को हेट बता रहे हैं। हेट यानी कि नफरत। हेट क्या है? नफरत। तो आप समझो कि यहाँ पे आइस को नफरत बता रहे हैं, जैसे आग को इच्छा बता रहे थे, मतलब डिजायर को इच्छा बता रहे थे, वैसे ही यहाँ पे आइस को नफरत बता रहे हैं यानी कि हेट बता रहे हैं। Right? To say that for destruction ice is also great and would suffice. Suffice का मतलब क्या है? Sufficient. Right? अब आप देखो तो पूरे पोएम में आपको बस दो चीजें मिलती है कि पोएट क्या बताना चाहता है। फर्स्ट वो बताना चाहता है व्हाट इज फायर, फायर की वजह से क्या हो सकता है, एंड फायर किसको रिप्रेजेंट करता है। तो फायर किस को रिप्रेजेंट करता है? फायर रिप्रेजेंट करता है एंगर को। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि पोएट हमें क्या बताना चाहता है, पोएट हमें दो चीजों के बारे में बताना चाहता है जिससे वर्ल्ड एंड हो सकता है, ठीक है। पहला है फायर। अगर मैं आपको बताऊं कि फायर किसको रिप्रेजेंट करता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट आता है एंगर को, डिजायर को, मतलब एक इच्छा कर दिखाने की कुछ इच्छा, वो को। आइस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कराया गया है नफरत के साथ यानी कि हेट के साथ। तो मतलब यहाँ पे पोएट एक बहुत ही डीप मीनिंग बता रहा है हमें। फायर का मतलब खाली आग से ना हो और आइस का मतलब खाली बर्फ से ना हो। इनको अगर लाइफ में कंपेयर करें तो हमारे अंदर भी बहुत फायर एंड आइस छुपे हुए हैं, ठीक है। आइस को हम एक और मतलब ले सकते हैं, जेलेसी ले सकते हैं, जो हम अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, पूरा किसी और से जलते हैं। कोई अरे इसको ज्यादा मार्क्स आ गए, है ना, किसी और से जलते रहते हैं। कैसे सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे दोस्त ने अच्छा किया, मैंने अच्छा नहीं किया, हमने तो सेम एफर्ट्स दिए हैं, सेम मेहनत की है, सेम की है, लेकिन उसने अच्छा कर लिया, मैंने अच्छा नहीं किया। तो हम अंदर ही अंदर अपने आप को नहीं बल्कि उनको कोसते रहते हैं। बस जलन हो जाती कि वो कर पाया तो मैं क्यों नहीं कर पाई, वो बहुत हो जाती। तो उसको बर्फ से कंपेयर किया है। अब जो मेन समरी है, मेन जो फुल समरी का की पॉइंट्स एंड वो सब है, वो आपको बताने वाली है श्रिष्का मैम, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फायर एंड आइस पोम पढ़ी ही ली होगी, तो मैं आपको देने वाली बिल्कुल छोटी सी समरी। देख रहे होंगे आपकी बिल्कुल छोटी सी समरी लिखी है। ये समरी मैंने किस लिए लिखी है आप जानती ही होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम ये समरी उसमें लिखकर आ सके। तो देखते हैं, बहुत इजी सी समरी है, तो देखते हैं क्या है समरी में। द पोएट स्टार्ट्स बाय प्रेजेंटिंग टू ऑपोजिंग थ्योरीज ऑन हाउ द वर्ल्ड में एंड। मतलब वो जो पोएट है, पोएट कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें टू थ्योरीज दिया, अपोजिंग थ्योरीज दिया हमें। हाउ द वर्ल्ड में एंड किस पर दिए कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। ईदर इनगल्फ इन फायर और फ्रोजन इन आइस, या तो आग के चंगुल में आकर होगा, या तो फ्रोजन इन आइस, या तो बर्फ में जमकर होगा। ड्रॉइंग फ्रॉम हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही साइड्स विद दोज हु से फायर। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ कहा है कि वो फायर की साइड पर है, कि फायर से ही एंड होगा ये वर्ल्ड। डिजायर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और डिजायर, फायर को किससे सिंबलाइज किया? डिजायर से, स्ट्रॉन्ग डिजायर से। विल डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। ये जो फायर है, फायर और डिजायर है, यही दुनिया का अंत करेगी। स्टिल ही एक्नॉलेजेस दैट ही इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड अगेन, लेकिन फिर भी वो मानते हैं अगर दुनिया को दो बार तबाह होना होगा, हेटेड इज पावरफुल इनफ टू डू द जॉब। लेकिन फिर भी पोएट कहते हैं कि अगर वर्ल्ड को दो बार एंड होना होगा तो हेटेड से भी हो सकता है। हेटेड के भी मतलब घृणा के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो भी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सी समरी थी, अगर आप इसको लर्न भी कर सकते हो, बिल्कुल इजी सी समरी है, शॉर्ट लाइन है, इसको आसानी से लर्न कर सकते हो, इसीलिए मैंने यही समरी चूज की है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है टिप्स फॉर आंसरिंग क्वेश्चन। मैंने आपके लिए आज कुछ ऐसी टिप्स दी हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर जरूर लिख पाओगे। क्या करना है? पहली टिप क्या है उसकी? ऑलवेज बिगिन विद अ क्लियर समरी। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? उसकी क्लियर समरी लिख देनी है। जैसे कि अभी पोएम फायर एंड आइस, तो आपको उसकी समरी लिख देनी है। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स टू पॉसिबल एंड्स। फायर क्या शो करती है? डिजायर को, एंड आइज हेट को शो करती है। एंड सजेस्ट बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, और सजेस्ट करते हैं कि बोथ आर डिस्ट्रक्टिव है, मतलब दोनों ही विनाश कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उससे सबसे पहले उसकी समरी लिख देनी है। क्या करना है? क्लियर समरी लिखनी है। फिर
फिर क्या करना है, एक्सप्लेन सिंबोलिज्म, मतलब फायर और आइज क्या सिंबलाइज करती है वो आपको देना है। जैसे फायर डिजायर को करती है, ग्रीड, लस्ट, है ना, और आइज हेट, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस को करती है। तो आपको आंसर में क्या करना है, पहले उसकी बिल्कुल क्लियर समरी देनी है, फिर आपको देना एक्सप्लेन सिंबोलिज्म। आपको जो फायर क्या सिंबलाइज करता है, आइस क्या सिंबलाइज करती है, आपको वो देना है। फिर क्या है, यूज टेक्सचुअल एविडेंस। आपको टेक्सचुअल एविडेंस मतलब अगर आपको पोम की कोई भी लाइन लर्न है या कोई भी लाइन माइंड में, तो आप वो भी लिख सकते हो और उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। आगे देखते हैं, आगे क्या है, इंटरप्रेट डीपर मीनिंग, मतलब और जो आपने वो लाइंस लिखी है उसका डीपर मीनिंग निकाल सकते हो। जैसे कि इट्स नॉट अबाउट अपोकलिप्स बट अबाउट हाउ आवर ओन इमोशंस कैन एंड रिलेशनशिप, सोसाइटीज, इवन ह्यूमैनिटी। मतलब कोई भी क्वेश्चन आए और उसका चैप्टर या पोम से रिलेटेड हो तो उसका आपको डीप मीनिंग लिख देना है उस आंसर में। फिर क्या है, बी कॉन्साइज एंड स्ट्रक्चर, और आपको क्या करना है, अपने आंसर को स्ट्रक्चर वाइज बनाना है। जैसे डिवाइड आंसर्स इनटू सेक्शन, अपने आंसर को सेक्शंस में डिवाइड करना है। बहुत अच्छा लगता है ऐसा आंसर लिखा हुआ चेकर पे, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, वो अच्छी मार्क स्कोरिंग कर देता है आपकी आंसर शीट में। तो आपको क्या करना है, डिवाइड आंसर्स इनटू सेक्शंस। आपको अपने आंसर को सेक्शंस में डिवाइड करना है, कैसे कैसे, समरी में करना है, फिर डिवाइजेस बतानी है, फिर उसका कंक्लूजन बताना है। करेक्ट है। मैसेज और थीम ऑफ द स्टोरी, अब मैं आपको बताती हूँ ये जो फायर एंड आइज हमने पोम देखी थी उसका मैसेज और थीम ऑफ द स्टोरी क्या है, देखते हैं। थीम ऑफ द स्टोरी है वर्ल्ड विल एंड इन टू पॉसिबल वेज। आप भी जानते होंगे कि इस दुनिया को कभी ना कभी खत्म होना ही है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि अगर ये दुनिया खत्म हुई तो उसके पॉसिबल वेज दो है ना, पॉसिबल वेज दो है। क्या क्या है, फायर और आइज। या तो ये दुनिया फायर में खत्म होगी या तो आइज में खत्म होगी। फायर क्या क्या शो करती है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को डिजायर, एंगर, क्रुएलिटी, ब्रूटैलिटी से सिंबलाइज करा है। मतलब हमारे वर्ल्ड में, हमारी इस दुनिया में लोगों में एंगर है, क्रुएलिटी है, ब्रूटैलिटी है, और मेन उन्होंने किसको सिंबलाइज किया, अनकंट्रोलेबल डिजायर। मतलब इस वर्ल्ड में अनकंट्रोलेबल डिजायर्स का मतलब क्या होता है, इच्छाएं को कंट्रोल नहीं करा जा सकता, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि ये दुनिया दो पॉसिबल वेज में एंड होगी। अगर इस दुनिया का एंड होना होगा तो दो पॉसिबल वेज क्या होंगे, फायर और आइज। फायर को किससे सिंबलाइज किया है, एंगर, क्रुएलिटी। आप जानते होंगे अगर आपके में क्वेश्चन आए कि फायर एंड आइस कैसी पोएम है, तो आप कहोगे सिंबॉलिक पोएम है। कैसी पोएम, सिंबॉलिक पोएम है, क्योंकि फायर को किससे कंपेयर किया गया है, एंगर से, क्रुएलिटी से, ब्रूटैलिटी से। और मेन क्या है, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स। ये चीजें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद एक्सपीरियंस की है कि फायर मतलब अनकंट्रोलेबल डिजायर। जैसे फायर, इस दुनिया में लोगों की बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, वो बिल्कुल अपनी एक इच्छा पर नहीं टिकते, उन्हें और चाहिए होता है, बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाती है, वो बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाती है। इसलिए ये भी एक विनाश का कारण बन सकता है, इसलिए इसको फायर का कहा है। जैसे फायर आग भी बढ़ती रहे पूरी दुनिया में फैल जाए तो क्या होगा, वो जल्दी से खत्म हो जाएगी दुनिया। ऐसे ही अगर हमारी डिजायर्स बढ़ती रहे और हर जगह फैल जाए, लोगों में अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करने की पावर ना हो, तो ये वर्ल्ड जल्दी एंड हो सकता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा डिजायर्स नहीं रखनी है, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स नहीं रखनी है। इच्छाएं रखनी है लेकिन ज्यादा नहीं रखनी, उतनी रखनी है जितना आप पूरा कर सको। करेक्ट है। आगे और एक और चीज से करा है, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। मतलब फायर क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। प्लैनेट पे बहुत टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। आपको पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब, है ना। थर्ड है इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। मान के चलो हर जगह आग ही आग हो गई, मतलब पूरी दुनिया में आग लग गई, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ना, तो दुनिया तो वैसे ही नष्ट हो जानी है ना। इसलिए इसको एक ग्लोबल वार्मिंग से भी सिंबलाइज किया गया है। करेक्ट है, समझ गए ना, समझ आ रहा है ना। फायर को किस से सिंबलाइज किया, एंगर से, क्रुएलिटी से, ब्रूटैलिटी से, अनकंट्रोलेबल डिजायर से, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग से। ये आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड आता है तो आपको हर आंसर में ये जरूर ऐड करना है। क्या करना है, यही जरूर ऐड करना है, क्योंकि यही है मेन एस्पेक्ट, यही है पोएम का कि फायर, एंगर, क्रुएलिटी, ब्रूटैलिटी, डिजायर्स को शो करती है। करेक्ट है। आगे दूसरी क्या चीज है जिससे हमारा वर्ल्ड एंड हो सकती है, वो है आइज। क्या है, आइज। देखो अगर मान लो हर जगह बर्फ ही बर्फ हो गई, इंसान भी बर्फ बन जाएगा तो दुनिया तो तब भी हो जानी है खत्म। फायर में क्या है, आग हर जगह लग गई
तब भी दुनिया खत्म हो जानी है। आइस में क्या है, अगर हर चीज फ्रीज हो गई मतलब जम गई, तो हम जम गए तो खत्म दुनिया, है ना। तो आइस तो है ही, जमने वाला तो है ही। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फिजिकल इमोशन तो बताया, लेकिन इसके पीछे स्पिरिचुअल इमोशन भी बताया। क्या बताया? जेलेसी बताया। आइस को जेलेसी से कंपेयर किया। अगर हमारे वर्ल्ड, हमारी दुनिया में, हमारे आसपास में, हमारे सोसाइटी में जेलेसी बढ़ गई, तब भी दुनिया खत्म हो सकती है। कैसे हो सकती है? लोग आपस में लड़ने लगेंगे, पूरी समाज लड़ने लगेगा, तो दुनिया तो खत्म ही हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। इसलिए जेलेसी भी एक रीजन है वर्ल्ड एंड होने का। इनडिफरेंस भी, इंटॉलरेंस भी, और सबसे मेन है, सेकेंड है अनस्टॉपेबल हेटर, मतलब एक दूसरे के लिए घृणा। अगर हमारे मन में एक दूसरे के लिए घृणा बन गई तो हम एक दूसरे को मारने लगेंगे। इस वजह से भी, यही जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनका कहना यही है कि अगर हमारी दुनिया में, हम लोगों में जेलेसी, इंडिफरेंस, इंटॉलरेंस और हेटर बढ़ गया तो भी ये दुनिया खत्म हो जानी है। ये सब क्या है? ये है। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन और आ सकता है। ये जो है इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूज ड्रॉप इन टेम्परेचर। ह्यूज ड्रॉप इन टेम्परेचर का मतलब क्या है कि अगर हमारा टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो गया, मतलब बिल्कुल ही कम हो गया, तो पूरी दुनिया जम जाएगी ना। इसलिए भी ये दुनिया एंड हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, ये जो 2 रीजंस है जिनसे कंपेयर किया है, ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है, ये फिजिकल इमोशंस है, मतलब ये फिजिकली हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जो है, ये एंगर, क्रुएल्टी, ब्रूटैलिटी, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, जेलेसी, ये है स्पिरिचुअली इमोशन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कंपैरिजन किया है, तो ये कैसा कंपैरिजन है और वो कैसा कंपैरिजन है, करेक्ट है। तो आपको ये सारी चीजें, ये आपको अपने हर क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है, हर क्वेश्चन के आंसर्स में लिखनी है। अगर इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ये सारे पॉइंट्स जरूर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। आप ऐसे ही चार्ट भी बना सकते हो। अगर आप ऐसे चार्ट बनाते हो तो और अच्छा है, और इंप्रेसिव लगता है चेकर को। आगे बढ़ते हैं। आगे है इस पोम के मेन पॉइंट्स, पढ़ लेते हैं मेन पॉइंट्स भी। ये मेन पॉइंट्स सिर्फ मैंने आपको लर्न करने के लिए दिए हैं और समझने के लिए दिए हैं कि इस पोम में है क्या, मेन मैसेज क्या देना चाहते हैं हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट है, डिजायर्स लाइक फायर, यू स्टार्ट विद द इनिशिएटेड फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग एंड इट ग्रेजुअली स्प्रेड्स। मतलब डिजायर एक आग की तरह है। क्या है? आग की तरह। यू स्टार्ट विद द इनिशियल फीलिंग। आप छोटी सी फीलिंग से मतलब कुछ चाहने की छोटी सी फीलिंग से उभरते हो, लेकिन समथिंग इट ग्रेजुअली स्प्रेड, लेकिन वो फैल जाती है आग की तरह। आपकी इच्छाएं फैल जाती है आग की तरह। तो मेन मैसेज यही है कि हमें अपने डिजायर को कंट्रोल करना है, उसको बढ़ने नहीं देना है। सेकंड पॉइंट है, मैन वांट्स हिज विश टू बी फुलफिल्ड अदरवाइज ही रिमेन्स इमर्स्ड इन इट। मतलब इंसान जो चाहता है ना कि उसकी सारी विशेष पूरी हो जाए, वरना वो उसी में उलझा रह जाता है ना। सारे लोग चाहते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरी ये विश पूरी हो जाए, और अगर नहीं होती तो वो उसी में उलझे रह जाते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है, देयर इज नो गुड विल इन द हार्ट ऑफ अ पर्सन फिल्ड विद हेटर्ड। मतलब जिनके मन में दूसरों के लिए घृणा भरी होती है, हेट्रेड भरा होता है, उसके मन में गुडविल हो ही नहीं सकती, है ना। फोर्थ है, वी ह्यूमन नेवर फील सेटिस्फाइड एंड डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। हम किसी चीज से, हम जो इंसान है ना, हम किसी चीज से सेटिस्फाइड होते ही नहीं है, हमें और चाहिए होता है, और चाहिए होता है। लेकिन हाँ ठीक है, ज्यादा मांगना भी, लेकिन ठीक है, और मांगना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हम बहुत अपना इम्प्रूवमेंट करते हैं, लेकिन ज्यादा मांगना अच्छा नहीं होता। इसलिए इस वजह से हमारे पास जो होता है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते, इसी वजह से हम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इफ मैन डजंट कंट्रोल हिज इमोशंस ही विल रूइन हिज लाइफ। और अगर मैन, ह्यूमन, इंसान अपने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता तो अब वो अपनी लाइफ को एंड कर देगा, वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यही था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना कि आपको अपनी डिजायर्स, आपको अपने हेटर्ड को कंट्रोल करना है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बस यही एक्सपीरियंस था जो कि वो इस पोएम के जरिए हमें बताना चाहते थे। तो ये थी आज की पोएम। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों को भी भेज देना जो आपके ही 10th स्टैंडर्ड में आपके ही साथ, आपके ही क्लासमेट्स हैं, ताकि वो भी इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।